चलिए देखिएगा, कल के क्लास में पढ़े थे क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के उसको तीन भाग में बांटा गया, भूपर्पट्टी, मेंटल और कोर। भूपर्पट्टी में सियाल, सीमा और निफे ऐसे था। भूपर्पट्टी में सियाल का, मेंटल में सीमा और कोर में निफे, ये था ना। उसको फिर अलग अलग भागों में बांटा गया। याद आ रहा है कुछ? चलिए, अच्छा भूपर्पट्टी को कौन सा स्फीयर बोला जाएगा? लिथोस्फीयर। मेंटल को और कोर को पेरियोस्फीयर। चलिए, अब उसके आगे बढ़ते हम लोग बाहरी संरचना, पृथ्वी का बाहरी संरचना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अक्षांश और देशांतर का, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो आज का पूरा क्लास चलेगा लैटिट्यूड लाइंस, मतलब कि अक्षांश रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना क्या है ना, कि ये जो रेखा जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखा है? काल्पनिक। क्योंकि पृथ्वी के स्थिति को, जो वहाँ पर हम लोग के पृथ्वी पे जो भी देश है, तो देश की स्थिति को अच्छे से समझने के लिए भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा एक काल्पनिक रेखाएं, दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई। एक बोला गया पृथ्वी जो भूमध्य रेखा के समानांतर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? अक्षांश रेखा और मकर रेखा के नाम जानते हैं। और दूसरा ध्रुवों को मिलाती है, उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। बात समझ में आया? और ये दोनों रेखा कैसी है? काल्पनिक है, रियल में नहीं है, ताकि हम किसी भी जगह का लोकेशन, उसका पोजीशन और वहां पर कैसा वातावरण है, क्या वहां पर समय होगा, ये सब का जानकारी देता है कौन? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो उसको अच्छे से समझने के लिए दो रेखाएं की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसे अगर हम देखा जाए ना, देखिए अगर दिखाएं आपको, ग्लोब दिखाएं, यही ना नमूना है हम लोग का, पृथ्वी का नमूना तो ग्लोब ही है। अगर ग्लोब को आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पर पतली पतली लाइनें खींची रहेगी, और ये जो बीच में जो कटा हुआ भाग दिख रहा होगा, ये वाला, ये इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलिए या विषुवत रेखा बोलिए या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलिए, तीनों एक के हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस भूमध्य रेखा के पैरेलल में ऊपर भी गोल गोल रेखाएं खींची गई है, इसी भूमध्य रेखा के पैरेलल में नीचे भी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अब कुछ रेखा वैसी होगी जो ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए भी एक रेखा खींची गई होगी। ऐसे आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा उसमें, क्योंकि पतला लाइन है ना, ये लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ध्रुवों को मिलाया है। तो जो ध्रुवों को मिला रहा है वो होगा देशांतर, है ना, जिसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में बोलेंगे उसको देशांतर रेखा। और जो पैरेलल होगा भूमध्य रेखा के समानांतर, जो पृथ्वी के दो भागों में बांटेगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। उसी को एक नाम है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, और उसी के पैरेलल में जो भी रेखाएं होंगी उसको अक्षांश बोलेंगे, और जो ध्रुव को मिलाएगा उसको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। तो आज पूरे क्लास में देखेंगे हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में, समझेंगे कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा का जरूरत क्यों पड़ा, अक्षांश रेखा से हम लोग क्या समझ पाएंगे उससे, क्योंकि जो समझने के लिए होगा तभी तो बनाया गया होगा ना। जैसे कोई भी रेखा का जिसका जरूरत पड़ा होगा तभी तो भूगर्भ शास्त्री ने बनाए होंगे ना, कि हाँ भाई इसका जरूरत है, ताकि हम किसी देश का या किसी भी पॉइंट का, लोकेशन का, हम वहाँ की स्थिति को आराम से जान पाए कि वहाँ पर कैसा मौसम है। अगर मेनली समझाए ना, तो जो अक्षांश रेखा है ना, वो डिसाइड करता है या डिफाइन, मतलब कि समझाता है मौसम के जानकारी, तापमान शो करवाता है कि कहाँ पर कैसा तापमान रहेगा, अक्षांश रेखा। और जो देशांतर रेखा है वो जरूरी पड़ता है समय निर्धारण के लिए, क्योंकि पृथ्वी गोल है और वो भी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। तो कहाँ पर कितना समय रहेगा, आप लोग देखते होंगे कि भारत का जो समय है लिखता है GMT + 5.5, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो ये आगे पीछे का कहानी जो आएगा ना, वो देशांतर रेखा से ही होगा निर्धारित। जो देशांतर रेखा है खींची गई है
वो, ठीक है। और अक्षांश रेखा से क्या हो जाएगा हम लोग का तापमान, कि किस देश का तापमान कैसा है, कहाँ पर ज़्यादा ठंडा है, कहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, वो समझाएगा, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी की स्थिति को अच्छे समझने के लिए दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई। एक जो पृथ्वी को दो भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में, उसको बोला गया अक्षांश रेखा। और दूसरी रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को, उसको बोला गया देशांतर रेखा, ठीक है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा अच्छे से कि देखिए ये जो लाइन बनाया गया है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको जो लाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जो बीचों बीच रहेगा, इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोला जाएगा? 0 डिग्री। अब इसी के समानांतर में और भी रेखा है, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा होगा, और भी रेखाएं हैं, ठीक है। ऊपर में भी है गोल गोल और नीचे में भी है गोल गोल। ये गोल सर्किल के रूप में है, बात समझ, क्योंकि अगर पृथ्वी पे गोलाकार है तो लाइन बनते गोल सर्किल के रूप में आएगा ना, कि चपटा आएगा नहीं, गोल सर्किल के रूप में आएगा। तो ये गोल है, लेकिन हम लोग सिर्फ फ्रंट से दिख रहा है तो हमको लोग को सिर्फ एक लाइन दिख रहा होगा, लेकिन रियल में कैसा है, वो पूरा ऐसे गोल है, ठीक है। तो ऊपर को बोला जाएगा अक्षांश रेखा, नीचे को बोला जाएगा सॉरी कर्क रेखा, ऊपर को बोलेंगे, नीचे को बोलेंगे मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे ना तो इसको बोला जाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में उसी अक्षांश रेखा को बोला जाएगा मकर रेखा, ठीक है। लेकिन दोनों है सब अक्षांशी हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर है। पहली पॉइंट। देशांतर क्या है? तो देशांतर रेखा है जो ध्रुवों को मिलाता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रहा है, इसको बोलेंगे हम देशांतर रेखा, ठीक है। और देशांतर रेखा का काम क्या है? समय का निर्धारण। देशांतर रेखा के वजह से ही हम किसी भी देश का समय निर्धारित कर सकते हैं कि वो देश में अभी कितना बज रहा होगा, ठीक है। और अक्षांश रेखा से क्या निर्धारित करते हैं हम लोग? तापमान, वहाँ का जलवायु तापमान कैसा है, ज़्यादा है कि ठंडा है कि गर्म है, वो सब, ठीक है। अब एक पॉइंट और हो गया, देखिए अगर इस फिगर में देखिएगा तो आपको गोल दिख रहा होगा, सर्कल जैसा बना हुआ है ना, तो ये अक्षांश रेखा का हो गया। ध्रुव को मिला लिया तो हो गया देशांतर। इंग्लिश नाम भी याद रखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में ना अक्षांश देशांतर तो देगा ही, लेकिन फंसाने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिख देता है, ठीक है। अब वहां पर कंफ्यूजन नहीं हो। लेटिट्यूड लेटा हुआ है तो लेटल कौन है? ये वाला है कि वो वाला है? लेटा हुआ ही है, तो लेटा हुआ है तो इसको लेटिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। एगो लॉन्गिट्यूड, कंफ्यूजन दुए को ना होगा, और आप एक को पता कर लेंगे दूसरा निकाल देंगे। तो लेटिट्यूड लाइन्स कौन सी? अक्षांश रेखा। और लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी? देशांतर रेखा। अब देखिए जहां पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जहां पर मिलती है उसको कहते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं उसको? ग्रिड। आप इस फिगर में देखिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अक्षांश रेखा है, ठीक है। इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ देशांतर रेखा है, और इस फिगर में दोनों है। वास्तविक स्थिति ये है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर दोनों अलग अलग थोड़ी है, एक ही जगह एक ही ग्लोब पर खींचा हुआ है। तो ये वास्तव, इसको क्या बोला जाएगा? ग्रिड। जहां पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। याद हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं और क्या है। ये थोड़ा बहुत मैप, पूरा वर्ल्ड मैप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। जो पृथ्वी को पूरे बीचों बीच से गुजरेगा या बराबर भागों में बांटेगा उसको बता रहे थे अभी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोले? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको इक्वेटर बोलेंगे। अब जैसे ही ऊपर आएंगे तो 23.5 डिग्री अक्षांश आया, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बुलाया कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाएगा कौन सी रेखा?
मकर रेखा, एक इंग्लिश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब उसके और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अच्छा, उत्तरी दक्षिण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको बताए थे वर्ल्ड मैप में कि वर्ल्ड मैप में आपका ये हो गया यूनिवर्सल डायग्राम मैप के लिए, ठीक है। ये हमेशा ऊपर में उत्तर रहेगा, नीचे में दक्षिण, इस साइड में आपका हमेशा के लिए पूरब और इधर में आपका पश्चिम। ये यूनिवर्सल डायग्राम है। दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो आपको मैप वैप इसी तरीके से देखना है। अब वहां पर जाके ऐसा मत खोजिएगा कि ले हम भुला गए पूरब करने था। आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं डायरेक्शन ना, 10 मीटर पूर्व पश्चिम गया, फिर बाएं मुड़ कर गया 5 मीटर, ऐसे का सवाल पूछता है तो उसमें बहुत सारे बच्चा कन्फ्यूज रहते हैं। तो वहां पर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, चाहे आपका मुंह किधर रहे, उससे मतलब नहीं है। आपका जो मेन डायरेक्शन है आपका यही रहेगा, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, आपके दाहिने हाथ में पूरब और बाएं हाथ में पश्चिम, चाहे आपका फेस किधर रहे। बात समझें? आप एग्जाम सेंटर में बैठिएगा तो वहां पर ऐसे घूमने के लिए बोलेगा पूरब, पीछे लेके किसी घूमिएगा, अच्छा बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, ऐसे कीजिएगा तो भगा देगा मार के, बोला कि जाओ बाहर घूम के आना फिर 5 मिनट बाद। समझे? तो वहां पर यूनिवर्सल डायग्राम क्या है, वहां पर आपका अभी बहुत सारे बच्चे के होते हैं कि यहाँ पर है ना, तो यहाँ जिस लोकेशन पर रह रहे हैं वहां पता है कि हाँ इधर में पूरब इधर पश्चिम है, और कहीं नया जगह पर जाएंगे ना तो फिर टेंशन में, जहां पर हम थे उन्हें से सूर्य इन्हें से उगते थे, इधर में इन्हें से उग रहे हैं, है ना। तो वो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। सूर्य पूरब में ही उगते हैं, वो हमेशा, वो आपके जहाँ लोकेशन पे वहां पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत माइंड जो है आपके साथ गेम खेल लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि तीर फिर जाना, करने से पूरा पश्चिम है। तो ये आपका यूनिवर्सल है। तो ये मैप में ऊपर में जाएंगे तो क्या कहलाएगा, उत्तर, नीचे में आएंगे तो दक्षिण, इधर में जाएंगे तो पूरब और इस साइड में पश्चिम। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं इसको, ऊपर में है तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला गया आर्कटिक वृत्त। क्या बोला गया, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला गया है अंटार्कटिक वृत्त, है ना। और सवाल यहीं से फंसाएगा। ये सब तो सब लोग जानते हैं, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, है ना। तो वहां पर याद है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाएगा, आर्कटिक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाएगा, अंटार्कटिक। अगर हम यहां देखिए, ये तो हम बनाए हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अभी क्या पढ़ाएं कि दशांतर रेखा भी होता है। यहां पर क्या करेंगे अभी हम तुरंत थोड़ा देर में, कि पृथ्वी के यहाँ जो ग्लोब है या जो मैप है, इस मैप के बीचों बीच, एक मैप के बीचों बीच हम लाइन खींचे, इसका नाम दिए हम 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम दिए, 0 डिग्री देशांतर, लिख दें जरूर। अगर हम आपसे सवाल पूछते कि बताइए कि भारत का जो पोजीशन है वो कहाँ है, तो देखिएगा मैप में कि सर भारत यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो ये उत्तरी में है कि दक्षिणी में है, ये बात पूछे वो बताइए ना आप, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम मैप, अगर देशांतर से बात करें तो ये पूरब में है कि पश्चिम में है, पूरब में है, तो बोले कि भारत का जो पोजीशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, अब पूर्वी देशांतर में है, यही ना बोल सकते हैं। ये गोलार्ध बोला जाए तो उत्तरी गोलार्ध में भारत, देखिए यहाँ पर भारत का दिख रहा होगा मैप लटका हुआ ऐसे, है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत का पोजीशन है गोलार्ध के हिसाब से। और देशांतर में तो किधर बोलेंगे, पूरब, क्योंकि अक्षांश रेखा जो बट रहा है वो उत्तर और दक्षिण के रूप में बट रहा है, और देशांतर जो बटेगा ना ये पूरब और पश्चिम के रूप में बटेगा। तो इसको बोला गया, हम बीचों बीच को बोले 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है तो इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, इधर आ जाएगा तो ये पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। गोलार्ध में है तो ये ऊपर में है तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। चलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइएगा कहाँ गए चांद,
भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो ही चांद वाला हैं? आप तो चांद पर ग्रहण लगा दिए। चलिए अगला सवाल, चांद से ही है और कोई ग्रहण नहीं लगाएगा ना, तो सबके राहु केतु बना देंगे हम। बताइए भारत का जो है किस देशांतर में स्थित है? उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। ये ऑप्शन भी दे दिए। बोलिए जल्दी से। चांद, ए चांद नहीं ना, उत्तरी देशांतर में। फेंक दीजिए नीचे उनको उठा के। ज्यादा घरे सेवादारी हो रहा है का? जी पूर्वी उत्तरी देशांतर का भी हो सकता है, बताइए तो कॉमन सेंस। उत्तरी अक्षांश हो सकता है, दक्षिणी अक्षांश हो सकता है, देशांतर पूर्वी पश्चिमी होगा। अब 4 को ऑप्शन कर दिए तो मार दिए। धन्य है प्रभु। हम इसलिए सवाल पूछने की कि हम यहाँ बता रहे थे तो वो बतिया रहे थे, फोन खेल रहे थे। अब अगला नंबर आप लोग का भी है। आप लोग भी आते एकदम पता नहीं कौन कौन सा एकदम बात करना शुरू कर दिए। एकदम दोस्त आया ना कि बात समझो के रख लेते लोग, आएगी ना तो बतिया शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ बैठे थे एकदम कैसे ध्यान नहीं देना है। देशांतर रेखा का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी में है, उत्तरी दक्षिणी कहाँ से? और अक्षांश का विभाजन जो है उत्तरी और दक्षिणी में है। जा एकदम। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला गया कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला गया मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला गया आर्कटिक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला गया अंटार्कटिक, और 0 डिग्री अक्षांश को बोला गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा बाबू लोग, और हिंदी में तो याद करना ही करना है ना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो एनसीईआरटी के अनुसार है 181 गो, क्योंकि 90 गो ऊपर में, 90 गो नीचे में, और बीच गो है ना 0 डिग्री अक्षांश। तो 90 और 90 180, और एगो बीच वाला 181। लेकिन किसी किसी बुक में 2 गो गायब कर देता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फॉलो क्या करते हैं? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 181 मारेंगे, 179 नहीं मारेंगे। समझाते हैं ऐसा क्यों आता है। देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। जैसे उत्तर और दक्षिण में जो अक्षांश रेखा खींची गई है ना, वो 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक चलेंगे तो 90 अक्षांश रेखा ऊपर में और 90 अक्षांश रेखा नीचे में, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर। ये सवाल पूछा है ना, कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर, और 1 डिग्री के अंतराल पर 90 ऊपर में अक्षांश रेखा खींचा गया और 90 नीचे अक्षांश रेखा खींचा गया। तो 90 और 90 कितना हो गया? 180 हो गया। और एक अक्षांश रेखा जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं, वो हो गया। तो 90 90 180 या 181। तो यही कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 181 है। एनसीईआरटी 181 को फॉलो करता है, लेकिन किसी किसी अलग अलग किताबों में ना इसमें 2 को कम कर देता है। बोलता क्यों है ऐसे? कि अगर जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, देखिए यहाँ पर आपको गोल गोल दिखाई दे रहा होगा, तो बोला कि जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, इसको अगर हम बिंदु मान लेंगे कि वो इतना छोटा गोलाकार है कि बाकी के तुलना में बहुत कम है, बहुत छोटा है, इसलिए उसको क्या मान लिया? बिंदु मान लिया। कि अगर उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को हम बिंदु मान ले तो ऊपर हो गया 89 और नीचे भी 89,
और एगो 0 डिग्री वाला, ठीक है। तो कुल कितना हो गया 89 + 89 + 1 कितना 179, यही ना 179 को हो गया। तो अगर पूछेगा अगर 181 नहीं दिया रहेगा और 4 गो ऑप्शन में 179 सिर्फ है, इनमें से कोई नहीं है, तब उस कंडीशन में 179 को लगाएंगे। नहीं समझे? जैसे सवाल पूछा आपसे, ऑप्शन में 181 नहीं दिया है और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, उसमें 179 आपको दिख रहा है, 179 लगाएंगे क्योंकि मजबूरी है लगाना, क्योंकि अगर इनमें से कोई नहीं रहता तो इनमें से कोई नहीं मारते, क्योंकि संख्या के रियल में कितना 181 है। क्योंकि हम लोग का जो भी एग्जाम होता है किसको फॉलो करता है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में 181 लिखा है, 181 ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला है तो उसको लगाएंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है और 181 भी नहीं है लेकिन 179 है, तब मजबूरी बस कहाँ जाएंगे 179 पे जाएंगे। बात समझ में आया? चलिए अब देखें यहाँ पे दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, जोन। जो दो अक्षांश है, ये जो दो अक्षांश है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, जोन बोलेंगे। इसके बीच की दूरी को जोन बोलेंगे। और इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना 111 किलोमीटर। और कितने डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। तो 3 बात समझ में आया कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो डिग्री में 1 डिग्री का अंतराल है, किलोमीटर में 111 किलोमीटर का है डिस्टेंस, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जोन बोलेंगे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, जोन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, क्योंकि गोल में है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि ये जो इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा है, ये जो बीच में है 0 डिग्री अक्षांश है क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। और इसके तुलना में बाकी जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं सब क्या रहेंगे, इससे छोटा रहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा किसको बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश को, या भूमध्य रेखा को, या विषुवत रेखा को, ठीक है। आइए, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है 40,075.16 किलो 16 40,075 ना हुआ, ये 0.16 किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपका 40,076 भी देखने को मिलेगा, तो उसे घबराना नहीं है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं उस बात को भी, 40,076 किलोमीटर, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 40,075.16। समझ में आया? तो भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075.16 या 40,076 भी बोल सकते हैं जब नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो ठीक है। कितने डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है, बीच का दूरी क्या कहेंगे, उसको जोन कहेंगे। चलिए, इतना तो सीख लिए, आगे आते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक समस्या होता क्या है कि पृथ्वी क्या है ना कि वो अपने अक्ष पर झुका है, कितना डिग्री 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री झुका होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है और नीचे जो मकर रेखा है, तो सूर्य की किरणें जो है ना इसी क्षेत्रों में लंबवत पड़ती है। ये जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में लंबवत जो है वो पड़ेगी, ये जो क्षेत्र, ठीक है। ये जो हम ऐसे बना दिए डिजाइनदार, इस क्षेत्र में सूर्य किरण क्या पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। जब सूर्य की किरणें जहां पर लंबवत पड़ती है वहां पर तापमान ज्यादा होगा, है ना। और इसके अलावा बाकी क्षेत्र में भी सूर्य की किरण पड़ती है लेकिन वो तिरछी पड़ती है। तो जहां सूर्य की किरण तिरछे पड़ेगी वहां पर तापमान कम होगा, और जहां पर लंबवत पड़ेगा वहां तापमान ज्यादा होगा। जैसे आप नॉर्मली ऐसा फील करते हो कि गर्मी के मौसम में सूर्य भगवान एकदम सर के ऊपर रहते हैं, है ना, तो कितना गर्म रहता है एकदम। हमने बोल दिया कि एकदम दोपहरिया हो गया, लू चल रहा है, ऐसे ऐसे बोल देते हैं, है ना, लू चलेगा। लेकिन अभी देखिए ना कि अभी सूर्य जो है एकदम सर के साथ ऊपर नहीं रहेंगे, वो तिरछे रहेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे निकलते हैं, एकदम गत्ते सोने डूब जाते हैं भर 5 बजे। ठंडवा में ही ना होता है, और गर्मिया में एकदम 7 बजे ले रहता है कड़कड़ाइट, और सुबह 5 बजे आहू जाते हैं। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सुबह 4:30 5 बजे आ जाएंगे और 7 बजे ले जाएंगे,
तो लेकिन अब जाना ही नहीं। और ठंडवा में 6 बजे आएंगे और 5 बजे निकल जाएंगे, अंधेरा कर देंगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो तिरछे निकल गए। और गर्मी में एकदम ठीक सामने आए हम लोग के, तो गर्मी में ठीक सामने आए तो क्या हुआ? लंबवत पड़ेगा। तो लंबवत पड़ता है, तापमान क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और ठंडी के मौसम में सूर्य की किरण लंबवत ना पड़े, कैसी पड़ती है? तिरछे पड़ती है। इसलिए ठंडा में तापमान कम रहता है। हमने बोलते कि ठंडा आ गया है, गर्म आ गया, ऐसे बोलते हैं। तो वही हाल यहाँ पर भी है कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, तो पूरा सालों भर सूर्य जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसे बोलते रहते हैं ना। पंडित जी लोग पूछिएगा, उत्तरायण है सूर्य कैसा है? तो उत्तरायण है। सूर्य कैसा है? दक्षिणायन है ना। हम वो तो है, हम बोल दिए ना, सुनिए आप लोग। तो पूरा सालों भर जो है ना सूर्य जो है ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक घूमते रहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा। तो जब वो कर्क रेखा के पास जाएंगे, कर्क रेखा के पास इधर आ गए, तो 21 जून का वो दिन था, ये दिन है जब सूर्य जो है कर्क रेखा के एकदम ठीक ऊपरे रहेंगे। 21 जून को एकदम कर्क के ठीक ऊपर रहेंगे। और जब कर्क रेखा के ठीक ऊपर रहेंगे तो उसी के हिस्से में आता है भारत। देखिए भारत यहीं पे है ना, ये भारत का लोकेशन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कर्क रेखा पर आ रहा है। तो 21 जून को, जून के महीना में इधर क्या होता है? ठंडा की गर्मी? गर्मी होता है, बरसात। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकते हैं। इस कारण उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। अच्छा, सबसे बड़ा दिन हो रहा है 21 जून, तो सबसे छोटा रात वही दिन, क्योंकि समय तो 24 घंटा का है। अब 24 घंटा में मान लीजिए कि 18 घंटा आपका दिने ले लिया, तो बचेगा 6 घंटा ना रात के। नहीं समझे? तो ये कॉमन सेंस है, घुमा के सवाल पूछता है, हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है। अब सवाल ऐसे पूछेगा कि ये तो पढ़ लिए कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। अब सवाल पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा रात 21 जून का रहेगा, क्योंकि वहां पर दिन सबसे बड़ा है तो रात छोटा होगा, है ना। ये सब चीज समझना पड़ता है, कहीं लिखल नहीं आता। देखिए अब 21 जून को सूर्य होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ कर्क रेखा पर। तो यहाँ पर सबसे लंबा या सबसे बड़ा दिन कहलाएगा कब? 21 जून को। अब 21 जून के बाद से वो बेचारे चलना शुरू करते हैं मकर रेखा की तरफ, है ना। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोला गया मकर रेखा। और आते हैं 22 दिसंबर का वो दिन आता है ना। 22 दिसंबर के दिन जो होता है वो मकर रेखा के ठीक ऊपर होते हैं। जो भी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो 22 दिसंबर को देखेंगे कि वो जो है मकर रेखा के ठीक ऊपर चले जाएंगे। और जिस दिन मकर रेखा के ठीक ऊपर रहेंगे तो मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में, यही ना हो गया। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकते हैं। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। किस दिन? 22 दिसंबर को। अब देखिए, अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसके बीच में आपका जो जो देश आता हुआ ना, वो सब देश एकदम गर्मी से बेहाल रहता होगा। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में क्या है कि सूर्य सालों भर लंबा ऐसे घूमते रहते हैं। जो देश एकदम लास्ट में होगा, एकदम नीचे, जैसे आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इधर में हो गया अमेरिका उधर का, तो उधर में ठंडा प्रदेश, क्योंकि उधर तापमान सूर्य की किरणें तो पड़ती है लेकिन तिरछी पड़ती है, तो उतना ज्यादा तापमान नहीं रहेगा। और इसके बीच में जो आ गया उसका एकदम बुखार चले रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अफ्रीका है ना, यहाँ पर अफ्रीका का सब देखिए एकदम कैसा रहता है, एकदम स्मार्ट काला वाला में, है ना। और वहाँ तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है, दिन का तापमान भी ज्यादा है। और वहाँ के सब लोग भी स्मार्ट रहेंगे, खाली दांत दिखेगा, खाली हंसेगा तो दांत दिखेगा बस। ठीक है, तो ये अफ्रीका महादेश यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये बात समझे कि वहां पर काला, मतलब वहां पर गर्मी क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर सालों भर लंबवत पड़ता रहता है। इधर से जब जा रहे हैं इधर, तो ये लंबवत पड़ा देंगे, जब उधर से रिटर्न होंगे तब 20 पे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वो क्षेत्र पूरा क्या रहेगा? गर्म क्षेत्र रहेगा, वहां पर ठंडा आया नहीं करेगा कभी। ठीक है, चलिए खैर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अब रात पूछेगा उल्टा तो बना लीजिएगा। हाँ? आएंगे आगे भी, टेंशन ना लीजिए, वो सब हमारे ऊपर है। चलिए अब जो हमारे 3 रेखा पढ़े ना हम लोग बाबू, भूमध्य रेखा पढ़े, कर्क रेखा पढ़े और मकर रेखा पढ़े। तो सवाल ये तो पूछता ही है, इसके अलावा ये भी पूछता है कि कर्क रेखा से कितने देश, मतलब कितने देशों से कर्क रेखा गुजरता है, कितने देशों से विषुवत रेखा गुजरता है, कितने देशों से मकर रेखा गुजरता है। सवाल यहाँ पर भी फंसाता है। ठीक है, आप देश की संख्या याद कर लीजिए, नहीं तो नाम याद करना हो तो नाम भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग 3 रेखा पढ़े, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो चलिए तीनों को समझते हैं अच्छे से। ये क्या है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है कुल मिलाकर 13 देशों से गुजरती है। कितना देशों से? 13 देशों से गुजरती है। ठीक है, अब आप ये याद कर लीजिए, ठीक ठाक है, 13 देश। ठीक है, 13 देशों का नाम भी यहाँ पर है और यहाँ पर उसका मैप भी लगा हुआ है कि कौन कौन सा 13 देश है, दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, सबका यहाँ पर नाम देखिए। सबसे पहले आता है इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया से ब्राजील, ब्राजील के बाद आता है कांगो, कांगो के पहले था ये सॉ टोम एंड प्रिंसिपी, उसके बाद गैबून, गैबून के बाद कांगो डेमोक्रेटिक, उसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, मालदीव्स आ गया, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया और किरिबाती हो गया। ये कुल मिलाकर आपका 13 गो देश हो गया जिस देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। उसको याद करने की ट्रिक भी यहाँ पर सीबीआई हो गया, काका की कमाई से आप इसके माध्यम से भी याद करते हैं। देखिए सीबीआई मतलब देखिए आपको इसमें नाम दिख रहा होगा सबका। सी से कौन सा बोलेंगे? इक्वाडोर नहीं बाबू, कोलंबिया, बी से ब्राजील, आई से इक्वाडोर, सो से सोमालिया, ग्या से गैबून, ग से गैबून है ना, या आई से इंडोनेशिया भी बोल सकते हैं, ग से गबून, या से अरे आई से इंडोनेशिया कर लीजिए। आपको देखिए 13 देशों का यहाँ पर नाम है ना, यहाँ पर 13 अल्फाबेट भी होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 नंबर से अक्षर से आपका 13 गो देश होगा। अब आप लोग अपना अपना हिसाब से चुन लेंगे कि आई से इंडोनेशिया बोलिएगा कि आई से इक्वाडोर बोलिएगा, है ना, वो आपके ऊपर है। बस हम यहाँ पर लिख दिए, याद करना आपके ऊपर है ना। अभी हम बताएंगे कल जाके घर भूल जाइएगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा से गुजरने वाले कितने देश मतलब कि कितने देशों से भूमध्य रेखा गुजरता है? 13 देशों से। ठीक है, यहाँ पर मैपिंग के साथ दिया हुआ, अपना देखने में आसान होगा। सबसे पहले कहाँ से गुजरेगा? इक्वाडोर से, और सबसे अंतिम आपका आ जाएगा किरिबाती। ठीक है, चलिए भूमध्य रेखा के बाद आता है कौन सा? मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा आपका 10 देशों से गुजरता है। कितने देशों से? 10 देशों से। 10 देशों का नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। उसका शॉर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 गो अल्फाबेट में लिखा हुआ है, ABC PNB मैम्स, ABC PNB मैम्स। 10 गो हो गया, 3 6 या 4 10। अब उसका यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको जैसे अल्फाबेट अरेंज करना होगा वो आपके अनुसार है। 10 देश का नाम है और 10 वो आपका यहाँ पर अल्फाबेट दिख रहा है, ABC PNB मैम्स MAMS। 10 हो गया। तो मकर रेखा कितने देशों से? अब भूमध्य रेखा 13। ठीक है, भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरेगा, मकर रेखा 10 देशों से। एक बच गया लास्ट में, कौन सा रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरता 18 देश से, है ना।
कर्क रेखा जो है ना वो 18 देशों से गुजरता है। यहाँ पर 18 देशों का नाम भी लिखा हुआ है आपका, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, है ना, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत से भी गुजरेगा। याद करते हो कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्य कौन कौन सा है ना, तो भारत भी हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ठीक है। उसको याद करने के लिए यहाँ पे एक छूट गया था ना, एम 5 गो एम है, 3 गो बी है, 2 गो सी है, 1 टी है, SCO और LAWN लॉ। मतलब कि आपको जैसे देखिए, अब इसका ट्रिक जो है ना वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, है ना। ट्रिक व्रिक कुछ होता नहीं है, बस एक तरीका होता है। देखिए अब मैप में दिख रहा होगा आपको, है ना, मैप में भी है ना, मैक्सिको है, बहामास है, मोरितानिया है, वेस्टर्न सहारा हो गया, माली हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान, ठीक है। ये आपका कुल मिला कितना देश हो गया, 18 देश। तो कम से कम आप संख्या याद रखिए, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो, है ना। तो भूमध्य रेखा से गुजरने वाले कितने, और मकर रेखा से 10 और कर्क रेखा से 18। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो ये आज का क्लास हो गया आपका अक्षांश रेखा का। कल चलेगा अगले क्लास में देशांतर रेखा, और अगले क्लास में सवाल पूछेंगे आप लोग को बताना।